चले भाई शुरू करते हैं फिर आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आज के सफलता बैच में। कल आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास हुई थी गोल बैच, उस वजह से कल सफलता की क्लास मेरी नहीं हुई थी क्योंकि मैं उसमें गोल बैच में आपके लिए उपस्थित हुआ था। आज सफलता की क्लासेस पहले जैसे शुरू हो चुकी है वापस। सफलता जो बैच आपके लिए लाया गया वो 2024 जो आपका जीआईबी का एग्जामिनेशन उसको टारगेट करते हुए एमसीक्यू बैच आपके लिए। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि एमसीक्यू के माध्यम से आपके साथ कॉन्सेप्ट भी खूब ढेर सारा चर्चा किया जाए। फर्स्ट हाफ में आपकी क्लास शुरू होती है 7 बजे से ही आपकी क्लास शुरू हो जाती है, 7 से 7:30 में। फिर आपके बाद 8 से 8:30 आपकी अरविंद सर से मुलाकात होती है, 9 से 9:30 पीपीबी के लिए, और एएफएम के लिए मुलाकात होती है आपकी 10 बजे से हमारे महेश सर से। तो लगातार हमारी मुलाकात चल रही है। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी हम लोगों ने सफलता बैच में कवर कर लिया है। आज जो हम लोगों की बातचीत होगी मॉड्यूल सी पर होगी, और मॉड्यूल सी की भी एक क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं। हमेशा की तरह मेरी पूरी कोशिश होगी एमसीक्यू पर सिर्फ आंसर ना बताया जाए बल्कि डिस्कशन किया जाए। तो देखते हैं आज की शाम का एमसीक्यू के लिए आपका सफलता बैच में सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ कॉमन डायरेक्टर्स? क्लियर है। देखिए बीआर एक्ट 1949 पे क्वेश्चन बना और आपको बताना है कि बीआर एक्ट 1949 का कौन सा सेक्शन डील करता है कॉमन डायरेक्टर्स के प्रोहिबिशन के। कॉमन डायरेक्टर के प्रोहिबिशन का मतलब मैं आपको बता दूं, देखिए भैया पब्लिक सेक्टर बैंक में एक ही डायरेक्टर एक ही समय पर दो बैंकों का डायरेक्टर एक साथ नहीं रह सकता है। कॉमन डायरेक्टर को प्रोहिबिट किया गया है, निषिद्ध किया गया है। ऐसा कौन सा सेक्शन कहता है, ऐसा कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 16 ऑफ द बीआर एक्ट 1949 या 14 या 13 या 18, कौन सा सेक्शन इसकी चर्चा करता है? क्लियर है इतनी बात। बीआर एक्ट पर सवाल बना है। मॉड्यूल सी से कौन से टॉपिक से बना मैं ये अभी आपको बता दे रहा हूं। मॉड्यूल सी का दूसरा संभवतः तीसरी यूनिट है बैंकिंग लॉज का, है ना। बैंकिंग लॉज में आप दो लॉज वहां पर पढ़ते हैं, एक है आरबीआई एक्ट 1934 और दूसरा है बीआर एक्ट 1949। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर क्या आपका सही आंसर बनेगा? 5 सेकंड का और समय ले लीजिए और मुझे तब तक आप लोग इस पर आंसर करिए। क्या इसके लिए आपका सही आंसर होना चाहिए? प्रोहिबिट किया गया है कॉमन डायरेक्टर्स को। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सफिशिएंट टाइम दे दिया गया है। देखिए स्टैटिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सेक्शंस इसमें बताने हैं। इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सेक्शन 16। बाकी कॉमन डायरेक्टर्स के लिए क्या चर्चा की गई है ये मैंने आपको भी डिस्कशन के दौरान बता दिया। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक के विषय में यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको उसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसका चुनाव करना है। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट लेंड, पेमेंट बैंक लेंडिंग नहीं कर सकते यानी लोन नहीं दे सकते हैं। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट सेट अप सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, पेमेंट बैंक भैया कोई सब्सिडरी सेटअप नहीं कर सकते क्या करने के लिए? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। डी कह रहा कि भैया ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट। आप लोग तब तक आंसर करिए, मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक ये दोनों डिफरेंशिएटेड बैंक के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये जो सवाल आपका बना है आप लोगों ने देखा होगा, टाइप्स ऑफ बैंक है, वहां पर सारे बैंकों के विषय में सामान्य जानकारी दी गई है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक में पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सबके आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक्स, इन सबके विषय में जानकारी वहां पर दी गई है। उस पर्टिकुलर यूनिट में सवाल वहां से बना हुआ। पेमेंट बैंक्स को स्टैब्लिश करने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग, 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल चाहिए होता है। पेमेंट बैंक्स क्या कर सकते, इस पे सवाल बना हुआ है, कौन सी एक्टिविटी। अब अगर यहाँ पर ऑल ऑफ द अब आपका सही आंसर होगा या जो सही आंसर होगा आप उसको चिन्हित करें और बताएं क्या इसका सही आंसर है। 5 सेकंड का और आप समय ले लें। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसके साथ स्टैब्लिश किए गए थे। क्लियर है। चलिए पर्याप्त समय दे दिया गया है, देखते कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल सही है। डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंतर्गत आते हैं आपके पेमेंट बैंक्स। एयरटेल पहला जो है प्राइवेट पेमेंट बैंक एस्टैब्लिश करने वाला इंस्टीट्यूट है। क्लियर है इतनी बात। पेमेंट बैंक्स बिल्कुल लोन नहीं दे सकते, स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, लेंडिंग नहीं कर सकते, और जब वो ऋण नहीं दे सकते तो वो क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते, ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, कोई ऐसी सब्सिडरी वो सेटअप नहीं कर सकते हैं जिससे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। इसलिए डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। How much percentage of its fund can be lent by the payment bank in current and time deposit with scheduled commercial bank? आपको ये बताना, देखिए ये भी जो आपका क्वेश्चन बना है वो पेमेंट बैंक से ही बना है। आपको ये बताना भैया कि पेमेंट बैंक अपने कुल डिपॉजिट का कितना परसेंट दूसरे कॉमर्शियल बैंक के साथ टाइम डिपॉजिट में रख, करंट एंड टाइम डिपॉजिट में उनको जमा करना होता है। 25%, 40%, 50% या 75%? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पूछा ही जा रहा है कि
कितना परसेंट, किसका कितना परसेंट, जो पेमेंट बैंक का जो डिपॉजिट है उसके कितने परसेंट का पेमेंट बैंक को मेंटेन करना होता है दूसरे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के करंट अकाउंट, करंट और टाइम डिपॉजिट में। क्लियर है? करंट और टाइम डिपॉजिट में कितने परसेंट मेंटेन करना होगा, सवाल ये बना है। आपको बताना है 25%, 40%, 50% और 75%। देखिए जितना भी मेंटेन करना होगा, जो भी इसमें आंसर बनेगा, जितना भी मेंटेन करना होगा, उसको मेंटेन करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा, मैं यहीं पर आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, जो भी अमाउंट बचेगा वो अमाउंट उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, स्पेशली ट्रेजरी बिल में उनको इन्वेस्ट करना होता है, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल तक की हो। क्लियर है इतनी बात? क्लियर होगी इतनी बात? चलिए अब इस पे क्या सही आंसर बनेगा, आंसर करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं ना, ये आपके लिए क्या है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्याप्त समय दे दिया गया इस क्वेश्चन के लिए। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 25%। कितना हो जाएगा इसका सही आंसर 25%। कितना मेंटेन करना होता है 25%। और मैंने अभी क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है 25% अगर मेंटेन हो जाएगा दूसरे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की करंट और टाइम डिपॉजिट में, तो कितना बचा 75%। अब इस 75% को उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है किसमें, ऐसी जो है टेजिबल जिनकी जो वैलिडिटी 1 साल की हो। क्लियर है इतनी बात? तो अभी हो सकता है इससे क्वेश्चन कोई बनाओ ना बनाओ, तो आपको यहीं पर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई है 25%। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नो योर कस्टमर गाइडलाइंस आर इशूड। कौन से सेक्शन के अंतर्गत जो आपकी केवाईसी गाइडलाइंस है वो इशू की जाती हैं? सेक्शन पूछा जा रहा है बीआर एक्ट 1949 का। सेक्शन 34 है, सेक्शन 32 है, सेक्शन 31 है या सेक्शन 35A है? बताइए भैया, बीआर एक्ट 1949 के कौन से सेक्शन के अंतर्गत केवाईसी गाइडलाइंस को जारी किया जाता है? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इस पर भी ले लो भैया। इसी सेक्शन के अंतर्गत, इसी सेक्शन के अंतर्गत जो जनरल डायरेक्शंस होते हैं, जो सामान्य डायरेक्शंस होते हैं, जनरल जो डायरेक्शंस होते हैं आरबीआई जारी करता है। सारे बैंकों के लिए, किसी एक बैंक के लिए भी जारी कर सकता है। जो जनरल डायरेक्शंस होते हैं वो इसी सेक्शन के अंतर्गत जारी होता है, जिस सेक्शन के अंदर आपका केवाईसी गाइडलाइन जारी हो रहा है। क्लियर है? इसके अलावा भैया सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21, स्पेशली सेक्शन 21 होता है, सेक्शन 20 दोनों है इस पे, लेकिन जो विशेष कर सेक्शन 21 है। सेक्शन 20 और सेक्शन 21 इसी अधिनियम का लोन एडवांसेस के लिए जो है डायरेक्शन जारी करने का अधिकार आरबीआई को देता है। एडवांसेस के लिए जैसे सेक्शन 21 तो क्या है, एडवांसेस पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी बैंकों के। एडवांस बैंक अगर एडवांस डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो उन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई करता है, लगा सकता है, ये बात सेक्शन 21 में कहा गया है। तो सेक्शन 20 और 21 वो एडवांस पे रिस्ट्रिक्शंस और इसके विषय में डायरेक्शंस की बात करता है। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा सेक्शन 35A। सेक्शन 35A के अंतर्गत केवाईसी की गाइडलाइंस बैंकों के लिए जारी की जाती हैं और इसी सेक्शन के अंतर्गत जनरल डायरेक्शंस भी जारी होते हैं बैंकों के लिए। तो 2-3 सवाल आपके इसी एक क्वेश्चन से बन गए। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which section of the Banking Regulation Act 1949 deals with use of the words bank, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी? आपको ये बताना है भैया कि बीआर एक्ट के कौन से सेक्शन के अंतर्गत या कौन सा सेक्शन डील करता है जो बैंक, बैंक या बैंकर या बैंकिंग कंपनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा सेक्शन इससे डील करता है? सेक्शन 7, सेक्शन 4, सेक्शन 5 या सेक्शन 9? सबके सब बीआर एक्ट की बात हो रही है। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन, इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि इस पर सिर्फ आपको सेक्शन बताना है। आंसर करिए दोस्तों। चलिए देखिए, सेक्शन 5 जो है वो बैंकिंग कंपनी की परिभाषा देता है। सेक्शन 6 आपको बताता है कि बैंकिंग कंपनी, सेक्शन 5C में जो लिखा गया है बैंकिंग कंपनी के विषय में, उसमें क्या क्या वो उसकी जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 5 में, और सेक्शन 5C में बैंकिंग कंपनी के बारे में बात हुई है। उसके अलावा बैंक और कौन कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकता है वो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है बीआर एक्ट के। और सेक्शन 7 में इस क्वेश्चन का आंसर है, सेक्शन 7 एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है जो ये कहता है कि भैया बैंक और बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट बैंक, बैंकर या बैंकिंग कंपनी जैसे नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 7। कोई और कंपनी बैंक के अलावा नहीं कर सकता। और बैंकों के लिए ये बात लिखी है कि बैंकों के लिए इनका नाम इस्तेमाल करना जरूरी होता है, अपने नाम के किसी हिस्से पर ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो बैंकों के लिए मैंडेटरी है। सेक्शन 7 ये भी बताता है, बाकी कोई कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। क्लियर है? तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सेक्शन 7। सेक्शन 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
फॉर फर्स्ट 5 years हाउ मच पेड अप इक्विटी कैपिटल नीड्स टू बी मेंटेन्ड बाय प्रोमोटर्स इन पेमेंट्स बैंक। देखिए ये भी पेमेंट बैंक से सवाल बना हुआ है, मैं एक एक करके बैंक्स को कवर करता हूं। इसके पहले वाली क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक को कवर किया है, इसमें मैं पेमेंट बैंक को कवर कर रहा हूं। आपको ये बताना भैया कि पेमेंट बैंक के स्टैब्लिश होने के पहले 5 वर्ष, पहले 5 साल जो उसके प्रमोटर्स हैं उनको कितना पेड अप इक्विटी कैपिटल उस पेमेंट बैंक में होल्ड करना जरूरी होता है, 20%, 30%, 40% या 60%। पहले 5 साल पेमेंट बैंक के स्टैब्लिश होने के पहले 5 साल जो उनके प्रमोटर्स हैं उनको कितने परसेंट इक्विटी कैपिटल होल्ड करना जरूरी है, कम से कम आपको ये बताना है। कम से कम कितने परसेंट इक्विटी कैपिटल, 20, 30, 40 या 60? आंसर करिए भैया। 5 सेकंड इस क्वेश्चन पर भी आप लोग समय लीजिए और पेमेंट बैंक से सवाल बना हुआ है। क्लियर है? चलिए 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, याद करिएगा भैया। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी इतना ही परसेंट है। कितना है? 40%। कितना है भैया? 40%, 40%। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 40%। देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहां पर लिखा है, द प्रोमोटर्स मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन टू द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ पेमेंट्स बैंक शैल एटलीस्ट बी 40% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। कितना होना चाहिए भैया? मिनिमम 40% तो होना चाहिए प्रमोटर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Power of Reserve Bank to control advances by banking companies is provided in the sections of the Banking Regulation Act 1949। चलो आ गया भैया, अभी पीछे इस पे मैंने आपसे बात की थी, कौन से सेक्शन के अंतर्गत आरबीआई को ये अधिकार, ये पावर है कि बैंकों के एडवांसेस को वो कंट्रोल करेगा, उन पे वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ये कौन से जो है अधिनियम के अंतर्गत, कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये पावर आरबीआई को मिला है? सेक्शन 24 बीआर एक्ट का है, या सेक्शन 22 बीआर एक्ट का है, सेक्शन 21 बीआर एक्ट का, या सेक्शन 23 बीआर एक्ट का? क्लियर है? अगर आप लोगों ने अभी पीछे वाले डिस्कशन पर आंसर सुना होगा ठीक से, तो वहां डिस्कशन में मैंने ये आपको जवाब दे दिया था और स्पेशली बताया था कौन सा सेक्शन है। तो अगर आप लोगों ने डिस्कशन को ठीक से सुना है तो इसका आंसर आपके पास विधिवत तरीके से मौजूद है। आंसर करते चलिए मित्रों, आंसर करते चलिए। चलिए आपको क्लू दे दे रहा हूं, 2 सेक्शन की बात मैंने वहां पर की थी, 2 सेक्शंस की बात की थी। चलिए याद होगा मैंने बात की थी सेक्शन 20 और सेक्शन 20 और सेक्शन 21, स्पेशली इसमें किस पे बात की थी? सेक्शन 21 की बात की थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, सेक्शन 21 ऑफ बीआर एक्ट। बीआर एक्ट क्लियर है? चलिए आगे बात करें। विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 90, देखिए क्वेश्चन आरबीआई एक्ट 1934 से बना है, डील्स विद द लोकल बोर्ड, देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। भैया लोकल बोर्ड के बारे में, लोकल बोर्ड का कंपोजिशन क्या होगा, वो कैसे बनेंगे, उनका फंक्शन क्या होगा, ये कौन सा सेक्शन में आरबीआई अधिनियम में लिखा हुआ है? सेक्शन 12, सेक्शन 9, सेक्शन 14 या सेक्शन 20? चलिए चलिए मैं आपको क्लू दे रहा हूं, एक अलग मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वहां से आपको क्लू मिल जाएगा। आरबीआई एक्ट 1949 का जो सेक्शन 8 है वो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बात करता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। सेक्शन 8 आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बात करता है। कौन कौन होगा उसमें भैया? एक गवर्नर होगा, 4 अधिकतम डिप्टी गवर्नर होंगे, लोकल बोर्ड से मेंबर आएंगे। लोकल बोर्ड कितने आरबीआई के पास है? 4 है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। क्लियर है? और 10 सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। तो ये बात सेक्शन 8 में लिखी गई है। स्पेशली लोकल बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन, उनके फंक्शन, उनका टाइम कितना होगा, ये कौन से सेक्शन में लिखा है? तो सेक्शन 8 में तो ये चर्चा लिखी है। इसके जस्ट बाद वाले सेक्शन यानी सेक्शन 9 में लोकल बोर्ड के विषय में अलग से लिखा गया है। तो सेक्शन 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने पीछे बताया था, डिस्कशन सुना होगा तो आंसर मौजूद होगा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इट्स फंड्स इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड बाय पेमेंट्स बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स विद मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर? बताओ भैया, मैं क्लू दे दूं आप लोगों को, कितना होगा? 25, 40, 50, 75? मैं क्लू दे दूं, 25% तो कहां आपको मेंटेन करना है? दूसरे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के करंट और टाइम डिपॉजिट में। बाकी बचा हुआ कहां आपको इन्वेस्ट करना होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स में, कम से कम उनकी वैलिडिटी 1 साल हो। तो बाकी बचा कितना, कितना बचा? 75%। पीछे ही डिस्कशन में बताया है। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। द पेमेंट बैंक नीड टू इन्वेस्ट 75% ऑफ इट्स फंड्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स विद मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। आगे देखो, यही बात मैंने पीछे क्वेश्चन में भी रखी है। द रिमेनिंग 25% कैन बी प्लेस्ड एज डिपॉजिट विद अदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए
फिर आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। अगली मुलाकात आपसे कुछ नए सवालों पर मॉड्यूल सी पर ही हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जुड़िए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिनसे आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट होगा। जैसे हमारी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी अपडेट होगा, तो हम इसी टेलीग्राम चैनल से आपको अपडेट वो देते रहेंगे। बहुत सारे लाइव सेशन, अब जैसे अभी लाइव सेशन चल रहा है, डाउट सेशन लाइव चल रहा है। आज दिशा मैम का जो है लाइव डाउट सेशन था, महेश सर का इसके पहले हो चुका है, मेरा लाइव डाउट सेशन आने वाला है। तो आप जो है लाइव हमसे अपने सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मामला है वो आप बातचीत कर सकते हैं। तो लाइव डाउट सेशन आपको मिलेगा, PYQs है, हमारे बहुत सारे वीडियो लिंक्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, जो भी हम आपको अवेलेबल कराना चाह रहे हैं, बहुत सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। QR कोड को अगर स्कैन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम। मैं आपको वहां पर आपके सवालों के जवाब के साथ लगातार उपस्थित मिलूंगा। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं, अगली मुलाकात में कुछ नए प्रश्नों पर आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।